डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम हिंदी विषय के अंतर्गत पेपर नंबर 102 हिंदी कविताएं खंड 3 इकाई 12 सुमिता नंदन पंत और उनकी कविताओं का पाठ विश्लेषण करेंगे। सुमिता नंदन पंत की कविताओं का पाठ विश्लेषण करने से पहले आइए हम इस इकाई की रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इस इकाई के उद्देश्य, उसकी प्रस्तावना, सुमिता नंदन पंत का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, उनकी कविताएं पर्वत प्रदेश में पावस, कविता का पाठ विश्लेषण और उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद उनकी दूसरी कविता द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र काव्य का पाठ विश्लेषण और उसकी व्याख्या करेंगे और अंत में उसके सार बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तो इस प्रकार हम इस इकाई की रूपरेखा के अंतर्गत हम इस इकाई के बात करेंगे। आइए अब हम इस इकाई के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के महान कवि पंत के जीवन से परिचित होने के साथ साथ उनकी साहित्य साधना का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद सुमिता नंदन पंत की छायावादी और प्रगतिवादी विचारधारा से परिचित हो सकेंगे। पठित काव्यों के अध्ययन से काव्य में निरूपित कवि के भावबोध और उसमें व्यक्त कला सौंदर्य से परिचित हो सकेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस काव्य में अभिव्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य से तथा द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र कविता में व्यक्त सामाजिक चेतना से अवगत हो सकेंगे। तो इस प्रकार हम जो इस इकाई के उद्देश्य है उसकी एक एक पंक्तियों पर, उसके एक एक मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका इस इकाई का जो प्रथम उद्देश्य है हिंदी साहित्य के महान कवि पंत के जीवन से परिचय होना और उनके कृतित्व से परिचित होना। उसके बाद उन्होंने छायावाद को क्या कहा और छायावाद के अंदर उन्होंने किस विचारधारा के रूप के अनुसार काम किया उसको भी हम जानेंगे। इस काव्यधारा के अंदर, छायावाद के अंदर उनके जो भाव प्रकट हुए हैं, उन्होंने जो रचना कार्य किया है उसकी भाषा पर, उसके शिल्पगत पर सारी विशेषताओं को हम इस इकाई में जान सकेंगे। और इनकी जो दो कविताएं इस इकाई में हमें पढ़नी है। सबसे पहले पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके अंदर प्रकृति का सुंदर रूप से वर्णन किया गया है, और दूसरी द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र कविता के अंदर जो सामाजिक चेतना की उन्होंने बात की है उसको भी हम विस्तार से जान पाएंगे। अब हम इस इकाई की प्रस्तावना पर एक दृष्टि डाल देते हैं। तो आधुनिक हिंदी काव्यधारा समय के प्रभाव में विविध रूप धारण करती रही है। आधुनिक हिंदी काव्यधारा समय के प्रभाव में विविध रूप धारण करती रही है। द्विवेदी युगीन काव्य की एकांगी के कारण हिंदी काव्यधारा का छायावाद नामक एक नया मोड़ आया। हिंदी कवियों ने छायावाद के तहत हिंदी कविता की दिशा ही बदल दी। जो काव्य आज तक सामूहिक चेतना में बद्ध था उसमें आज व्यक्तिकता की नई लहर उठने लगी थी। यानी कि जो परिस्थितियाँ द्विवेदी युगीन में थी, जो भारतीय युगीन में जो परिस्थितियाँ थी उन्हें तोड़कर उसमें परिवर्तन कर कर छायावाद के अंदर कुछ नई प्रवृत्तियों का आगमन हुआ और वो प्रवृत्तियाँ थी व्यक्तिकता की नई लहर।
हिंदी काव्यधारा में छायावादी काव्य की एक नई राह प्रस्तावित करने वालों में सुमित्रानंदन पंत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैसे तो और भी कवियों का भी इस छायावाद में उनका स्थान महत्वपूर्ण रहा है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। लेकिन उनके साथ साथ जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रकृति के क्षेत्र में, सामाजिक चेतना के क्षेत्र में, वो है सुमित्रानंदन पंत जी। छायावादी काव्य अपने पर्वतीय काव्य समय से भिन्न ही प्रतीत हो रही थी, यानी कि जो छायावादी काव्य है वो भारतेंदु और द्विवेदी युगीन से बिल्कुल भिन्न था। हृदय की सहानुभूति का ध्वन्यात्मक, अलंकारात्मक निरूपण आदि छायावाद की अनूठी विशेषता बन गई थी। यानी छायावाद के अंदर जो भी कवि थे वह अपनी स्व अनुभूति को लिख रहे थे, उनके सुख दुख को वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट कर रहे थे। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में अपनी कल्पना शक्ति का सफल प्रयोग किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतेंदु और द्विवेदी युगीन काव्य में जो भी कवि थे वह अपने जीवन की बात नहीं लिख रहे थे, लेकिन छायावादी काव्य के अंदर, छायावाद में जो भी कवि आए उन्होंने अपनी कल्पना को, अपनी शक्ति को अपने काव्य में प्रकट किया। तो ये थी छायावाद की प्रस्तावना। आइए अब हम सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में 20 मई 1900 में हुआ था। उनका मूल नाम गोसाई दत्त था। उनके पिता का नाम गंगा दत्त था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद अल्मोड़ा आकर आगे की पढ़ाई उन्होंने की, जहां उनका नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख दिया गया। कवि पंत पर विभिन्न विचारकों के प्रभाव रहे हैं। वे अरविंद की विचारधारा से भी प्रभावित रहे थे। पंत का निधन मधुमेह के कारण 29 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुआ था। तो ये थी सुमित्रानंदन पंत के जीवन की बात। आइए अब हम उनके कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। तो कवि पंत के प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है। काव्य संग्रह में उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, युगपथ, तारापथ, मधुजाल, कला और बूढ़ा चांद, जिसके ऊपर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लोकायतन और सत्यकाम। नाटक में ज्योत्सना, रजत शिखर और शिल्पी। कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ। निबंध संग्रह में गद्य पद्य। अनुवाद उमाख्यान की रुबाइयों का हिंदी रूपांतर सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। उनको 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये थे सुमित्रानंदन पंत के काव्य संग्रह, नाटक, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह और अनुवाद। अब तक हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, उसमें आपको फिर से एक बार ले चलते हैं। सबसे पहले हमने इस इकाई के उद्देश्य देख लिए हैं, इस इकाई की प्रस्तावना को हमने देख लिया है और सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर हमने प्रकाश डाला है। अब हम जिस मुद्दे की बात करेंगे वो मुद्दा है उनकी कविताओं का पाठ और उसकी व्याख्या। तो अब हम सुमित्रानंदन पंत के कविता पर्वत प्रदेश में पावस का पाठ करेंगे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। तो पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी। पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति देश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़,
अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरी का गौरव गा कर जर्जर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं जाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर में उठ उठ कर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो मुधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर। हे टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय थाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ये हमने देखा यहाँ पर पर्वत प्रदेश में पावस कविता का पाठ। अब हम इस पाठ की व्याख्या कर लेते हैं। तो पावस प्रदेश में पर्वत प्रदेश में पावस काव्य के अंदर कवि ने प्रकृति का रमणीय अर्थ, उसकी सुंदरता, उसके महत्व को प्रस्तुत किया है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म ही प्राकृतिक प्रदेश में हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था, तो उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। वह प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। उन्हें प्रकृति से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने काव्य के अंदर इतना तक कह दिया कि उन्हें किसी सुंदर स्त्री के सौंदर्य में मोह नहीं है, उन्हें तो प्रकृति के सौंदर्य में ही मोह है। इसलिए उन्होंने ये पंक्ति भी कही है कि छोड़ ध्रुमों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं मैं लोचन। यानी कि एक सुंदर नारी की सौंदर्य के अंदर मैं अपने लोचन यानी अपने आप को कैसे खो सकता हूँ। मुझे तो प्रकृति ही इतनी प्यारी लगती है, मुझे तो पेड़ पौधे, ये वातावरण, ये हवा, ये तालाब, ये झरने, ये ऊंचे ऊंचे पेड़, ये पर्वत मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं एक सुंदर नारी के सौंदर्य में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपने लोचन उसके अंदर समावेश नहीं कर सकता। मुझे तो प्रकृति से ही इतना प्रेम है। तो आइए ऐसे प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की पर्वत प्रदेश में पावस कविता का व्याख्या करते हैं। तो पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फार। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब इस कविता के अंदर प्रकृति की बात कही गई है, जिसके अंदर सुमित्रानंदन पंत उस समय की बारिश की बात कर रहे हैं कि पर्वत प्रदेश है, चारों तरफ पहाड़ है, वहाँ पर बारिश हो रही है और मौसम यानी कि वातावरण पल पल बदल रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो मौसम कभी भी परिवर्तनशील हो रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, वहाँ पर बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखलाएं खड़ी हुई है। अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और नीचे तालाब है। पर्वत तालाब के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पल ताप, दर्पण सा फैला है विशाल। यानी ऊपर से ऊपर पर्वत है, उसके अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों में बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं और वो ऊपर से नीचे देख रहे हैं तालाब के अंदर अपने आप को। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं जाग भरे निर्जर। अब वहाँ पर झरने बह रहे हैं, पर्वतों के अंदर झरने बह रहे हैं और उसकी आवाज़ से कवि को बहुत अच्छा लग रहा है। वे उत्तेजित हो रहे हैं, उनको इतना मज़ा आ रहा है उस झरनों की आवाज़ से, उसके जाग से, कि वह अपने आप को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, है जाग रहे नीरव नभ पर,
अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। वहाँ पर उन्हें झाग का, झरनों का, तालाब का रूप, उनका सौंदर्य इतना अच्छा लग रहा है कि वह अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मान रहे हैं। इतने में क्या होता है कि वातावरण अचानक चेंज हो जाता है। एकदम से बादल आ जाते हैं और पूरे पर्वत को घेर लेते हैं और कवि चिंतित हो जाता है। उड़ गया अचानक लो मधुर फड़ा फड़का अपार वारिद के पर। वहाँ अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। र शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। इतनी जोर से बारिश हो रही है, इतने सारे बादल आ गए हैं, उन्हें लगता है कि जैसे पूरी धरती के ऊपर आसमान छा गया है। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। इतने जोर से यहाँ बारिश हो रही है जैसे कवि को लग रहा है कि यहाँ बारिश नहीं, जैसे कोई आग बरस रही है। कवि ने पहले ही बताया है कि यहाँ पर जो मौसम है वो पल पल बदलता रहता है। कभी अचानक धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी तेज़ हवाएं चलने लगती है। तो अचानक तेज़ बारिश के कारण, बादलों के छा जाने के कारण यहाँ पर इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है कि जैसे लगता है कि यहाँ आग बरस रही है। यो जलद जान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ पर कवि को ऐसा लग रहा है कि इंद्र देव अपने यान में बैठकर इस प्रकृति का, इस दृश्य का मन मोह रहे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं और अपने आप को इस दृश्य के अंदर विचर रहे हैं। तो कवि ने अपने इस काव्य के अंदर प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति का बहुत ही अपने आप को यहाँ दिखाया गया है कि प्रकृति के बिना वो कुछ नहीं है, प्रकृति में ही वो पैदा हुए। प्रकृति का वर्णन किया है और इतना सुंदर वर्णन किया है कि यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए उनकी दूसरी कविता दूत जड़ो जग के जीर्ण पत्र का काव्य पाठ करते हैं। अब हमने उनकी पहली कविता देखी पर्वत प्रदेश में पावस। उस कविता के अंदर सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। तो उनकी दूसरी कविता दूत जड़ो जगत के जीर्ण पत्र, उसके कुछ अलग है। उसमें प्रकृति का चित्रण देखने को मिला है और इसके अंदर सामाजिक चेतना की बात बताई गई है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सुमित्रा नंदन पंत पर बहुत से विचारकों की मनोभावना, उनके विचारों का प्रभाव उनके ऊपर रहा है। जैसे अरविंद की चेतना, गांधी की चेतना, मार्क्स की चेतना, ऐसे बहुत से विचारकों की विचार का उनके ऊपर प्रभाव रहा है। तो इस कविता के अंदर दूत जड़ो जगत के जीर्ण पत्र में सुमित्रा नंदन पंत ने सामाजिक चेतना की बात कही है। यहाँ पर अरविंद की चेतना, अरविंद की विचारधारा का प्रभाव सुमित्रा नंदन पंत पर रहा है। तो आइए इस कविता का हम पाठ करते हैं। तो दूत जड़ो जगत के जीर्ण पत्र, है शस्त्र ध्वस्त, है शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहिंग, जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर अनंत में हो विलीन, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के जगत कर का पीक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। दूत जड़ो जगत के जीर्ण पत्र काव्य में कवि ने सामाजिक चेतना की बात कही है। वह इस बात को बताना चाहते हैं कि जब संसार के अंदर नई चीज़ आ जाती है तो जो पुरानी चीज़ है उनको अपना अस्तित्व छोड़ देना चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं कि नए समय में नए लोगों को, नई परिस्थितियों को मौका देना चाहिए। यहाँ पर पत्तों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब वसंत ऋतु के बाद नए पत्ते आते हैं
तो जब जो जूने पत्ते हैं, जो पुराने पत्ते हैं, उनको अपना अस्तित्व छोड़ देना चाहिए, उनको अपना मोह छोड़ देना चाहिए, उन्हें नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर नए लोगों को मौका मिलेगा, नए लोगों को अपने विचार को प्रदान करने का मौका मिलेगा, तो समय के अनुसार नई नई बातें लोगों को जानने मिलेगी। अगर पुरानी बातें ही लोग लेकर रहेंगे तो जो नया आने वाला है उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो कवि ने यहाँ पर पत्तों के माध्यम से कहा है कि जब नए पत्ते आने वाले होते हैं तो जूने पत्तों को अपना मोह छोड़कर नए पत्तों का स्वागत करना चाहिए। उनमें उनको अंदर अपनी भावनाओं को समाविष्ट करना चाहिए, उन्हें आगे का मौका देना चाहिए। जो कंकाल है, जो पुराने हो गए हैं, उनको अपना मोह छोड़ देना चाहिए और जो नए आने वाले हैं उनका स्वागत करना चाहिए। अगर नए लोगों को मौका दिया जाएगा, नए लोगों की विचारधारा को सामने प्रकट करने का मौका दिया जाएगा, तो आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। आने वाला समय नवयुग का, नवचेतन का मौका देने वाली विचारधाराओं का बनेगा। तो इस कविता के अंदर सामाजिक चेतना की बात कही है कि हमारे समाज के अंदर भी अगर नए लोगों को मौका दिया जाए तो हमारा समाज बहुत ही प्रगति कर सकता है। तो हमने यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की दोनों कविताओं की बात कही है। एक है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके अंदर प्रकृति की बात कही गई है। दूसरी है दूत जड़ो जगत के जीर्ण पत्र। इस काव्य के अंदर सामाजिक चेतना की बात कही गई है। आइए अब हम इस इकाई के सार बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं कि इस इकाई के अंदर हमने अभी तक क्या क्या समझा। तो सबसे पहले कविवर सुमित्रानंदन पंत की बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार रहे हैं। हम सबको बताएं कि छायावाद के अंदर 4 कवियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छायावाद 1915 के बाद शुरू हुआ, जिसके अंदर हमने अलग अलग कवियों का परिचय भी प्राप्त किया है। इन 4 कवियों के अंदर सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि है। ये 4 कवि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो हमारे इस इकाई के अंदर सुमित्रानंदन पंत की बात कही, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की बात की गई है। हम सबको पता है कि सुमित्रानंदन पंत बहुमुखी प्रतिभाशाली कवि है। उनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उन्हें प्रकृति का गायक भी कहा जाता है। उन्हें प्रकृति से उन्हें इतना प्रेम है कि उन्हें सभी लोग प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति का गायक भी कहते हैं। अब इनकी जो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, रचना प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करने में सफल रही है। यानी इस कविता के अंदर हम देखते हैं कि प्रकृति की बात कही गई है, उसके सौंदर्य की बात कही गई है, उसके एक एक छोटे छोटे सूक्ष्म रूप को सुमित्रानंदन पंत ने हमारे सामने प्रकट किया है। जैसे पर्वतों का, फूलों का, वहाँ के पेड़ों का, वहाँ के तालाबों का, झरनों के बहने पर जो झाग पैदा होते हैं उसकी बात कही गई है। तेज हवाओं का, बारिशों का और बारिश के कारण जो भयानक रूप प्रकट हुआ है उसकी भी छोटी छोटी बातों को हमारे सामने सुमित्रानंदन पंत ने रखा है। किसके माध्यम से? उनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस के माध्यम से रखा है। उनकी जो दूसरी कविता है दूत जड़ो जगत के जीर्ण पत्र, कविता में कवि ने सामाजिक चेतना की बात कही है। कवि ने ये बताया है कि आने वाले समय के अंदर जो लोग नए आ रहे हैं, जो नए व्यक्ति हैं, उनके नए विचार हैं, उन विचारों का हमें सामना करना चाहिए। उन विचारों को व्यक्त करने के लिए उनको एक मौका देना चाहिए। पुराने लोग हैं, उन पुरानी मान्यताओं को छोड़कर आने वाले नए लोगों के विचारधाराओं का, उनकी विचारधाराओं का, उन लोगों का हमें स्वागत करना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। अगर यही चेतना समाज के अंदर आएगी, समाज के अंदर भी पुराने लोग नए लोगों की विचारधाराओं का जो व्यक्त कर रहे हैं वो अगर उन सबका स्वागत करेंगे तो समाज में अवश्य रूप से बदलाव दिखा जा सकता है। तो हमने इसके आगे इस काव्य में प्रगतिशील विचारों के साथ साथ कवि समाज के रूढ़
और प्राचीन विचारों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। मैंने भी आपको अभी हाल ही बताया कि सबसे पहले हमने देखा कि कवि ने इस काव्य के अंदर सामाजिक चेतना की बात कही है। कवि ये कहते हैं कि कवि समाज के रूढ़ और प्राचीन विचारों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की मांग इस काव्य पर नजर आती है। सामाजिक परिवर्तन चाहने की मांग इस काव्य के अंदर हमें नजर आती है, मतलब समाज के अंदर परिवर्तन होना जरूरी है। कवि पंथ पर पढ़ने वाले गांधी, मार्क्स जैसे विचारकों के प्रभाव को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इस कविता के अंदर हमने सुमित्रानंदन पंत के ऊपर पढ़ने वाले विचारकों के जैसे गांधी जी, मार्क्स जैसे विचारों की प्रभाव को हमने इस कविता के अंदर देखा है। सौंदर्य, तो भाषा सौंदर्य भी अद्भुत है। भिन्न भिन्न प्रतीकों के प्रयोग से कवि अपने विचार प्रस्तुत करने में यहाँ पर सफल रहा है। तो इस यूनिट के अंदर हमने देखा है कि सुमित्रानंदन पंत के काव्य पठन, उनकी कविताओं की व्याख्या और साथ साथ इस कविता के माध्यम से हमने प्रकृति के सौंदर्य रूप और समाज में आने वाले चेतना को स्वीकार किया है। अब हम आने वाले लेक्चर में दूसरे इकाई को लेकर आएंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः